उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक कहावत बड़ी मशहूर है, सन्नाटे को कमजोरी मत समझिए, वो आने वाले तूफान की आहट भी हो सकता है। पिछले कुछ सालों से देश के सबसे बड़े सूबे यूपी की सियासत में हाथी की रफ्तार धीमी जरूर दिखी है, लेकिन क्या मायावती का गेम ओवर हो चुका है या फिर 2027 के लिए लखनऊ के माल एवेन्यू में एक ऐसा साइलेंट प्लान तैयार हो रहा है जो बीजेपी के कमल और समाजवादी पार्टी के पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक गठबंधन के गणित को तहस नहस कर देगा। जी हां, मायावती ने सीधे तौर पर 2027 का अपना विनिंग फॉर्मूला लीक कर दिया है। मुस्लिम भाईचारा कमेटी के बैठकों से लेकर जमीनी स्तर तक कैडर को एक्टिव करने तक बसपा अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। लेकिन सवाल वही है कि क्या सोशल इंजीनियरिंग की जननी मायावती के लिए 2027 में वापसी संभव है या फिर यह सिर्फ वजूद बचाने की आखिरी जंग है। आज करेंगे पूरा पोस्टमार्टम। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ओएनओसी न्यूज। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं ओएनओसी न्यूज। आइए सबसे पहले समझते हैं कि मायावती का वो 2027 का मास्टर प्लान क्या है, जिसके भरोसे वो बिना किसी गठबंधन के एकला चलो रे की नीति पर आगे बढ़ रही है। इस रणनीति के 3 सबसे बड़े पिलर्स हैं। रणनीति नंबर 1, दलित मुस्लिम का मास्टर स्ट्रोक। मायावती का गणित सीधा है। यूपी में करीब 22% दलित और 20% मुस्लिम आबादी है। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो यह आंकड़ा 42% बैठता है। 2022 में बीजेपी ने 41.3% वोट पाकर सरकार बनाई थी। मायावती इसी सोशल कोर को दोबारा जोड़ने के लिए मुस्लिम भाईचारा कमेटियों को जमीन पर उतार चुकी। रणनीति नंबर 2, आकाश आनंद की रीलॉन्चिंग। बहुजन समाज पार्टी इस बार केवल पुरानी राजनीति के भरोसे नहीं है। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को संगठन में पूरी छूट दी है। आकाश युवाओं को आकर्षित करने के लिए आक्रामक भाषा, सोशल मीडिया और मॉडर्न कैंपेनिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि चंद्रशेखर आजाद यानी आजाद समाज पार्टी की तरफ जा रहे युवा दलित वोटर्स को वापस रोका जा सके। रणनीति नंबर 3, नो अलायंस नो शो ऑफ। मायावती ने साफ कर दिया है कि वह किसी बड़े दल से गठबंधन नहीं करेंगी। उनका मानना है कि गठबंधन में बसपा का वोट तो ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन दूसरी पार्टियां जैसे समाजवादी पार्टी या कांग्रेस का वोट बीएसपी को नहीं मिलता। इसलिए पार्टी चुपचाप बूथ स्तर पर कमेटियों को दोबारा खड़ी कर रही है। जमीनी हकीकत, बसपा का ग्राफ गिरा कैसे? रणनीति कागजों पर जितनी मजबूत दिखती है, जमीन पर उतनी ही कठिन है। राजनीति भावनाओं से नहीं, आंकड़ों से चलती है। आइए देखते हैं कि पिछले 15-20 सालों में बीएसपी का वोट बैंक किस कदर बिखरा है। साल 2007 बीएसपी को 206 सीटें मिली और वोट शेयर था 30.4% और तभी बनी पूर्ण बहुमत की सरकार। फिर आया साल 2012, बीएसपी को 80 सीटें मिली लेकिन वोट शेयर 25.9% यानी करीब 26% तक पहुंच गया। फिर आया साल 2017, बीएसपी को विधानसभा में 19 सीटें हासिल हुई लेकिन वोट शेयर की बात करें तो यह 22% तक जा पहुंचा। और फिर आया साल 2022, केवल 1 सीट से बीएसपी को संतोष करना पड़ा, जबकि वोट शेयर घिसक करके 22% से सीधे करीब 13%, 12.8% तक पहुंच गया, जो इतिहास का सबसे निचला स्तर है। इन आंकड़ों को देखिए। जो पार्टी 2007 में 30% से ज्यादा वोट पाकर अपने दम पर सरकार बनाती है, वो 2022 में सिर्फ 1 सीट पर सिमट जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या रहा? कारण नंबर 1, गैर जाटव दलितों का बिखराव। बीएसपी का कोर वोटर जाटव समाज लगभग 12 से 13% है जो उनके साथ खड़ा रहा, लेकिन गैर जाटव दलित जैसे पासी, कोरी, धोबी, खटिक का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के कल्याणकारी योजनाओं, फ्री राशन, आवास के लाभार्थी मॉडल और हिंदुत्व कार्ड की तरफ शिफ्ट हो गया। कारण नंबर 2, मुस्लिमों का सपा पर भरोसा। हालिया आम चुनावों और विधानसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वोटर्स ने एक तरफा तौर पर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी पर भरोसा जताया, क्योंकि उन्हें लगा कि समाजवादी पार्टी ही बीजेपी को हराने की हालत में है। अब आते हैं शो के सबसे अहम हिस्से पर। सवाल है कि क्या बीएसपी की वापसी संभव है? हमारे राजनीतिक विश्लेषकों और जमीनी सर्वे के मुताबिक बीएसपी के सामने 3 बड़ी चुनौतियां हैं।
लेकिन साथ ही साथ दो ऐसे एक्स फैक्टर हैं जो पासा कभी भी पलट सकते हैं। पहली चुनौती है विश्वसनीयता का संकट। विपक्ष अक्सर बीएसपी पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाता है। जब तक मायावती इस नैरेटिव को पूरी तरह नहीं तोड़ती, तब तक मुस्लिम वोटर उनकी तरफ लौटने में हिचकिचाएगा। दूसरी चुनौती है समाजवादी पार्टी का पीडीए नैरेटिव। अखिलेश यादव पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के नारे के साथ आक्रामक हैं। कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन मजबूत दिख रहा है। ऐसे में दलित वोटों में सेंध लगाना मायावती के लिए आसान नहीं होगा। और तीसरी चुनौती है संसाधनों और रैलियों की कमी। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के मुकाबले बीएसपी का चुनाव प्रचार बहुत शांत रहता है। मायावती जमीन पर उतनी रैलियां नहीं करती जितनी उनके विरोधी करते हैं। लेकिन अगर मायावती हर सीट पर मजबूत उम्मीदवार, विशेषकर मुस्लिम और अपर कास्ट उतारती हैं, तो मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगा। यूपी में जब भी त्रिकोणीय मुकाबला होता है, वोटों का गणित अप्रत्याशित हो जाता है। इसके साथ ही 2027 तक बीजेपी सरकार के 10 साल पूरे हो जाएंगे। अगर जनता में किसी भी स्तर पर नाराजगी होती है और समाजवादी पार्टी उसे पूरी तरह नहीं भुना पाती, तो बीएसपी एक न्यूट्रल और कानून व्यवस्था के नाम पर मजबूत विकल्प के रूप में उभर सकती है। मायावती को कम आंकना भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी भूल होगी। उनका कैडर आज भी साइलेंट मोड में जीवित है। 2027 में बीएसपी भले ही अपने दम पर सरकार न बना पाए, लेकिन वह किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है। अगर वो समाजवादी पार्टी के मुस्लिम दलित गठबंधन में 5% की भी सेंध लगा देती हैं, तो वो पूरे यूपी का चुनावी नतीजा बदल देंगी। साफ है कि मायावती का मास्टर प्लान सिर्फ सत्ता में आने का नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की सियासत में अपनी खोई हुई चाबी को वापस पाने का है। वह जानती हैं कि उत्तर प्रदेश की गद्दी का रास्ता दलितों के सम्मान और सोशल इंजीनियरिंग से होकर गुजरता है। तो क्या हाथी अपनी धीमी लेकिन सधी हुई चाल से लखनऊ के सिंहासन तक पहुंचेगा? क्या आकाश आनंद बसपा के नए गेम चेंजर साबित होंगे, या फिर बीजेपी का किला और समाजवादी पार्टी का पीडीए इस हाथी की राख रोक देगा? 2027 की जंग अभी दूर है, लेकिन मोहरे बिछाए जा चुके हैं। शह और मात के इस खेल पर हमारी नजर बनी रहेगी। आपकी इस मास्टर प्लान पर क्या है राय? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। रणनीति के आज इस एपिसोड में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए यह चैनल ONOG न्यूज। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।